हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और जो भी मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ वो देख रहे होंगे। तो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे नेचुरल रीजन्स के बारे में, कुदरती प्रदेशों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो विश्व के सभी जो कुदरती प्रदेश है मुख्य, उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें आगे इसके अलावा यूनिट में आपके क्या है, इस इकाई के अंदर 3 और जो नेचुरल रीजन है वो डिटेल में उसके बारे में आप विस्तार से चर्चा हमें करनी है। तो अगला है द हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन। हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ गर्म अने आर्द्र उष्ण आबो हवा की प्रदेश, एकदम गर्म और साथ ही साथ कैसा आर्द्र जो है वो उष्ण आबो हवा के क्षेत्र कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये अगर हम पृथ्वी के ऊपर बात करें, ये आप देख रहे, आप लोगों को मैप दिख रहा होगा, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री यानी क्या होता है, ये इक्वेटर होती है या फिर भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा में उत्तर में 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के अंदर 10 डिग्री दक्षिण न वच्चे न जो क्षेत्र है, वहां पे हमें ये हॉट वेट इक्वेटोरियल उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट जो एक्सटेंट है मुख्यतः कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, वो अमेजन के लोलैंड्स यानी कि अमेजन के जो निम्न क्षेत्र हैं वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा कॉन्गो, मलेशिया, ईस्ट इंडीज, यहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिलते हैं। और इसका मेजर रीजन क्या है, खास करके ये ऑन शोर में दरियाई किनारे वाले भाग के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पे ट्रेड विंड्स आ रही हैं। ट्रेड विंड्स क्या होती है, ये है आपकी व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनों का यहाँ पे प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। और इन क्षेत्रों पे अगर हम बात करें तो लगभग पूरे साल उच्च तापमान हमें देखने के लिए मिलते हैं, हाई टेम्परेचर कंडीशंस देखने के लिए मिलती हैं। और उच्च तापमान होने के साथ, अब यहाँ पे उच्च तापमान क्यों है, हाई टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि ये क्षेत्र कहाँ पे मिल रहे हैं हमें, 0 डिग्री पे। कौन से हैं ये, जो इसमें ऑरेंज कलर के जो कर रखे हैं ये वाले हैं हॉट वेट इक्वेटोरियल यानी कि गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों को आप देखोगे कि मुख्यतः ये महाद्वीपों के दरियाई किनारे वाले भाग पे यानी कि कोस्टल एरियाज पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। अभी ये इस जगह पे क्यों है, क्योंकि 0 डिग्री पे हमें पता है सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, सनलाइट जो है डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे मिलती है। तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने की वजह से, सीधे पड़ने की वजह से, साथ ही साथ यहाँ पे इस समुद्र का पानी का विस्तार जो है वो ज्यादा होने की वजह से ये जो वाष्पीभवन की प्रक्रिया है वो ज्यादा होती है, यानी कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है। इसलिए ये एरिया कैसा है, वेट। वेट का मतलब क्या होता है, आर्द्र, भेज वाली स्थिति हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और क्योंकि ये क्षेत्र 0 डिग्री के ऊपर है तो 0 डिग्री पे क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, तापमान भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होंगे। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हॉट। ठीक है, यानी कि गर्म ये आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं, आपके हॉट इक्वेटोरियल रीजन, इसीलिए इनको बोला जाता है। तो मेजरली इसका एक्सटेंड हमें कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, एक तो आपको बता दिया अमेजन के लोलैंड्स, अमेजन के निम्न क्षेत्र, फिर मलेशिया, कॉन्गो, ईस्ट इंडीज, इसके अलावा मलेशिया के अंदर जो कैमरून हाईलैंड्स है वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। कीनियाज है, नॉर्दर्न एंडीज है, उत्तरी एंडीज है, फिर आपके ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के अंदर कीनियन हाईलैंड जो है, कीनियन के उच्च जो प्रदेश है वहां पे इसका विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है। अभी ये तो इस क्षेत्र की बात हो गई, किसकी लोकेशन की बात हो गई। ये इस गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जो भूमध्य रेखीय आबो हवा की क्षेत्र है उसकी स्थिति की बात हो गई, किसकी स्थिति कहाँ पे मिलती है। अब यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, यहाँ की आबो हवा कैसी है उसकी बात करते हैं। आबो हवा के अंदर सबसे पहले कारक हम तापमान की बात करेंगे, सबसे पहले हम टेम्परेचर जो एलिमेंट है उसकी बात करेंगे। टेम्परेचर को अगर देखा जाए तो टेम्परेचर के अंदर यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलती है थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल तापमान लगभग एक जैसा रहता है। बहुत ज्यादा तापमान के अंदर
विभिन्नता देखने के लिए नहीं मिलती है। और खास करके अगर आप मंथली टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें, यानी कि एक माह के तापमान के अंतर की अगर हम बात करें, तो वो हमें बहुत कम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और इस क्षेत्र के अंदर क्योंकि ये 0 डिग्री पे है, भूमध्य रेखा पे है, इसलिए ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे विंटर सीजन नहीं होता, जाड़े का मौसम हमें देखने के लिए नहीं मिलता। और लगभग अगर हम तापमान देखें, सरेराश मासिक तापमान की बात करें, मीन मंथली टेम्परेचर्स की बात करें, तो ऑलमोस्ट 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा क्या यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लाउडीनेस, बादल हमें काफी देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे हैवी प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है इस क्षेत्र के अंदर। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो अनबियरेबल है। क्यों अनबियरेबल है? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बादल है, बारिश भी बहुत ज्यादा। जिस क्षेत्र के अंदर गर्मी भी ज्यादा होती है और बारिश भी ज्यादा होती है, तो वहां पे हवा के अंदर भेज की जो मात्रा है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और ये अगर लोगों के रहने के हिसाब से देखें तो इतनी उपयुक्त हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ पे रेगुलरली ये लैंड और सी ब्रीजेस हमें देखने के लिए मिलती है। स्थल समीर या जल जो समीर है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो कि हेल्पफुल होते हैं यहाँ पे एक इक्वेबल क्लाइमेट क्रिएट करने के। यहाँ पे डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करें, डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है आपका दैनिक तापांतर, यानी कि एक दिन के अंदर तापमान के अंतर की अगर हम बात करें तो वो भी काफी कम हमें देखने के लिए मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऐसे ही हम एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें, यानी कि पूरे साल के अंदर तापमान के अंतर की अगर हम बात करें तो वो भी हमें काफी कम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे कुछ दो रीजन लिए हैं और उनका टेम्परेचर देखें। जैसे कि एक तो लिया है कोलालमपुर जो कि लो लैंड है, निम्न क्षेत्र है। दूसरा लिया है बगोता जो कि हाई लैंड है, उच्च क्षेत्र। यहाँ पे हमें कैसा तापमान देखने के लिए मिल रहा है। कोलालमपुर में अगर हम देखें जो कि क्या है, लो लैंड है, निम्न क्षेत्र है, यहाँ पे जो हॉटेस्ट मंथ है, सबसे गर्म जो महीना है, उसका तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये डिग्री फ़ारेनहाइट है बच्चों, ये चीज ध्यान दें आप इसके अंदर, ये डिग्री सेल्सियस नहीं है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। तो ये यहाँ पे 80 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। जबकि सबसे जो ठंडा महीना है, सबसे ठंडे महीने का कूलेस्ट मंथ के टेम्परेचर की अगर हम बात करें, ठंडे महीने के तापमान की अगर हम बात करें, तो 78 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें देखने के लिए मिलता है। यानी कि पूरे साल में तापमान के अंतर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का ही अंतर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं आपके बगोता की, जो कि एंडीज में है, यानी कि समुद्र तल से करीब 8,730 फीट की ऊंचाई पे हमें ये देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उच्चतम तापमान है वो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट है और न्यूनतम तापमान हमें 57 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने के लिए मिलता है। यानी कि यहाँ पे भी इस पूरे साल के तापमान में अंतर देखें तो वो भी सिर्फ 2 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो चाहे कोई पहाड़ पे हो क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, चाहे कोई पहाड़ पे, ये कोलालमपुर है, ये बगोता है, जो दो कंपेयर किए हैं यहाँ पे, चाहे वो निम्न क्षेत्र हो, मैदानी भाग हो, चाहे वो पहाड़ के ऊपर हो, वहां पे आपको तापमान जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, वार्षिक तापमान के अंतर की अगर हम बात करें तो वो हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है। अब ये कुछ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर दिखाया है अलग अलग स्टेशन का। जैसे सिंगापुर की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, यानी कि वार्षिक तापमान के अंतर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2.3 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने के लिए मिलता है। जकार्ता में 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्विटो में 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, कोलंबो में 3.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये काफी कम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हो गया इसका तापमान। अब आगे जो है ये वाला एक आप इसके अंदर ग्राफ देख रहे होंगे, ये ग्राफ रेनफॉल बता रहा है, बारिश बता रहा है, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर शेडेड है ये बारिश बता रहा है। बारिश किसमें बता रहे हैं? ये इंचेस के अंदर, ठीक है, कि कितने इंच जो है बारिश हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, लगभग पूरे साल हमें बारिश देखने के लिए मिलती है। ये महीने हैं JFMA, जे जो दे रखा है, जे जनवरी है, फरवरी है,
ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये यहाँ पे तापमान दिया है कि टेम्परेचर हमें कैसा देखने के लिए मिल रहा है। तो ये तापमान आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर से दिखाया जा रहा है। तो ये तापमान आप देखोगे कि लगभग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तापमान किसके अंदर है? डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के आजू बाजू ही है, ठीक है, उससे थोड़ा ही कम है। या कई महीनों के अंदर, जैसे कि अगर हम बात करें अप्रैल मई के अंदर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने के लिए मिलता है, दिसंबर में भी 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बहुत ज्यादा अंतर हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे बारिश की। तो यहाँ पे इस ग्राफ में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बारिश की अगर आप बात करो, जैसे कि अगर हम कोलालमपुर की बात करते हैं, तो यहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है, एनुअल रेनफॉल यानी कि वार्षिक बरसात, एनुअल प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन भी बारिश को बोलते हैं, ये 95 इंचेस हमें देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम बात करें जनवरी महीने की, जनवरी और फरवरी की, तो लगभग 6.5 इंच तक की बारिश हो रही है। मार्च अप्रैल की बात करें तो 9 इंच तक बारिश हमें देखने के लिए मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अप्रैल के महीने की, तो करीब 11 इंच की बरसात देखने के लिए मिलती है। अगर हम मई के महीने की बात करें तो लगभग 8.5 इंच की बरसात देखने के लिए मिलती है। जून की बात करें तो 5 इंच बरसात, जुलाई के अंदर 4 इंच की बरसात हमें देखने के लिए मिलती है। अगस्त माह के अंदर 6 इंच बरसात, सितंबर के अंदर 7 इंच 7 इंचेस बरसात, अक्टूबर के अंदर 11 इंच, और वहीं पे नवंबर में 10 इंच, और आपके दिसंबर के अंदर 11 इंच की बरसात हमें इतनी जो बारिश है देखने के लिए मिलती है। तो ये तो था कोलालमपुर का। कोलालमपुर क्या है? लो लैंड है, यानी कि निम्न क्षेत्र है। वहीं पे ये दूसरा जो दिया है, ये किसका दिया है? ये दूसरा स्टेशन कौन सा आपको बताया था? ये बगोटा बताया था, जो कि हिल स्टेशन है, ठीक है, यानी कि पहाड़ के ऊपर है। यहाँ पे भी हमने देखा था कि तापमान में एनुअल टेम्परेचर रेंज, जो वार्षिक तापमान की जो दर है, उसकी रेंज की अगर हम बात करें, तो वो भी हमें सिर्फ 2 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने के लिए मिलता है। ये लेकिन यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें, यानी कि वार्षिक बरसात की अगर हम बात करें, तो 63.4 इंचेस देखने के लिए मिल रही है। यानी कि इस निम्न क्षेत्र की तुलना के अंदर बारिश हमें यहाँ पे कम देखने के लिए मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखें तो मुख्यतः बारिश कौन से महीनों के अंदर हो रही है? अप्रैल, मई और अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने हैं जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा बारिश, यानी कि लगभग 9 से 10 इंच तक की बरसात हमें देखने के लिए मिलती है। बाकी अन्य और अगर महीनों की बात करें, तो हमें 3 से 6 इंच के बीच में बरसात यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो प्रेसिपिटेशन की बात करें तो यहाँ पे 60 से 100 इंच तक की बारिश हमें देखने के लिए मिलती है। और कोई महीना ऐसा नहीं होता जिसमें बारिश नहीं होती, लगभग पूरे साल जो है हमें यहाँ पे बारिश देखने के लिए मिलती है। मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो साल में 2 बारी होती है। उच्चतम जो बरसात है साल में 2 बारी हमें देखने के लिए मिलती है। कौन कौन से महीने में? अप्रैल और अक्टूबर के जो महीने हैं, यहाँ पे हमें उच्चतम बरसात, मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो देखने के लिए मिलता है। ये कब आते हैं? ठीक है, जो इक्विनॉक्स वाला टाइम है। इक्विनॉक्स कौन सा था? याद है लास्ट सेमेस्टर के अंदर हम बात कर रहे थे सीजन्स की, मौसम की बात कर रहे थे। तो इक्विनॉक्स कब होता है? जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री पे, यानी कि भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी पड़ती हैं, ठीक है, तब हमें इक्विनॉक्स की जो स्थिति है वो देखने के लिए मिलती है। तो इस, और वहीं पे हम बात करें जून और दिसंबर की, तो जून और दिसंबर जो है वो सोलिस्टिस है, ठीक है। 21 जून और 22 दिसंबर कौन सी स्थिति थी? जब सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ रही हैं? कर्क व्रत और मकर व्रत, ठीक है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जब हमें ये सूर्य की किरणें ज्यादा देखने के लिए मिलती है, तो इस टाइम पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बारिश जो है सबसे कम होती है, ठीक है। तो कौन से कम बरसात कब हमें देखने के लिए मिल रही है? जून से दिसंबर के टाइम में। और सबसे ज्यादा बारिश हमें कब देखने के लिए मिल रही है? इक्विनॉक्स के टाइम पे, यानी कि आपका ये बारिश हमें देखने के लिए मिलती है मेनली अप्रैल और अक्टूबर के महीने के टाइम पे। ये सब बारिश हमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो ये जो डबल रेनफॉल पीक है साल में, ये जो 2 महीने है जिस टाइम पे सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, ये किसके साथ कोइंसाइड करते हैं? ये जो इक्विनॉक्स वाला आपका जो पीरियड है उसके साथ ये कोइंसाइड करते हैं, ठीक है।
तो ये मेजर यहाँ पे आपकी बारिश की स्थिति हुई। और यहाँ पे जो बारिश हो रही है, यहाँ पे जो रेनफॉल हो रहा है, वो कैसा रेनफॉल है, वो कन्वेक्शनल रेनफॉल है। बारिश की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की बारिश होती है, 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल होता है। पहला होता है आपका कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल को बोलते हैं गुजराती के अंदर सवहनीय बरसात। सवहनीय बरसात कैसे होती है? सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ेंगी, खास करके कहाँ पे? दरियाई किनारे वाले क्षेत्रों में, कोस्टल एरियाज के अंदर। तो जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा? जो पानी है समुद्र का, उसका भाप बनेगा, वाष्पीभवन होगा, वो ऊपर उठेगा, ठंडा होगा, ऊपर उठने के साथ बादल बनेंगे और वो बारिश करेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल या सवहनीय वर्षा। दूसरा होता है आपकी मॉनसून रेनफॉल, ठीक है, यानी कि मॉनसून की वर्षा, जो कि आपको भारत के अंदर देखने के लिए मिलती है। ये मॉनसून की कुछ पवनें होती हैं जो चलती हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट सेमेस्टर के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। तो जो कि साल के अंदर 2 बड़ी पवनों की जो दिशा है वो चेंज होती है, परिवर्तन होता है हवा की दिशा के अंदर, तब ये हमें देखने के लिए मिलती है। तो उसे हम बोलते हैं मॉनसून की वर्षा। फिर अगली होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, या इसे हम पर्वतीय बरसात भी बोलते हैं। ये कैसे, कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है? जब ऐसी हवा आ रही है जिसके अंदर भेज की मात्रा है, और आगे जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है कि पहाड़ आ जाता है। तो पहाड़ से जब ये हवा जब टकराएगी तो इस हवा को मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है। जब ये हवा ऊपर उठेगी तो हवा क्या होती है? ठंडी होती है। ठंडी होगी तो बादल बनेंगे, और ये जो बादल है वो बारिश करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो यहाँ पे मोस्टली हम देखें तो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल लगभग हर साल आपको पूरे साल आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये बारिश कब होती है? ये बारिश आफ्टरनून में, दोपहर के बाद में होती है, ठीक है। और दोपहर के बाद में ये बारिश होने की वजह से इसे 4 o'clock रेनफॉल भी बोलते हैं। क्यों? लगभग रोज 4 बजे बारिश हमें देखने के लिए मिलती है। और ये बारिश कैसे होती है? टॉरेंशियल शावर के रूप में होती है, यानी कि बादल गरज करके बारिश जो है हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये मेजर जो बारिश है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर जो कोस्टल एरिया से, दरियाई किनारे वाले क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वहां पे मॉनसून का जो पैटर्न है, मॉनसून का रेनफॉल हमें देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे हमें मॉनसून प्रकार की जो बरसात है वो देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये तो हुआ यहाँ का बारिश का, किस तरीके की बारिश हमें देखने के लिए मिलती है। अब अगला है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पे कैसे होती है, यानी कि सापेक्ष आर्द्रता की अगर हम बात करें तो इन क्षेत्रों के अंदर क्योंकि बारिश बहुत होती है, तापमान बहुत रहता है, इसलिए सापेक्ष आर्द्रता यहाँ पे ज्यादा होती है। यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि 80% से ज्यादा हमें ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी हमें देखने के लिए मिलती है। यानी कि सापेक्ष आर्द्रता की अगर हम बात करें तो 80 से ज्यादा हमें देखने के लिए मिलती है। और क्योंकि ये जो आर्द्रता है ये बहुत ज्यादा है, 80% से ज्यादा आपको देखने के लिए मिल रही है, 80% से ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, इसलिए एक क्लाइमेट जो है बहुत ज्यादा स्टिकी होता है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलती है। मोनोटोनस क्लाइमेटिक सिचुएशन यहाँ का हमें देखने के लिए मिलता है। क्या होता है? जहाँ पे भेज की मात्रा ज्यादा होती है आबो हवा के अंदर, क्लाइमेट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वहां पे आपको आलस ज्यादा आता है, आपको नींद ज्यादा आती है, ठीक है। तो फिजिकल अलर्टनेस की अगर हम बात करें तो फिजिकल अलर्टनेस हमें वहां पे कम देखने के लिए मिलती है। तो ये तो बात हुई यहाँ के क्लाइमेट की, यहाँ के आबो हवा की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ की वेजिटेशन कैसी है, यहाँ की जो वनस्पति है, यहाँ की वनस्पति हमें किस प्रकार की देखने के लिए मिलती है। यहाँ की वनस्पति की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ बारिश बहुत ज्यादा होती है,
इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय बरसात के जो जंगल है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। खास करके अमेजन के जो लो लैंड्स है, अमेजन के जो निम्न क्षेत्र है, वहां पे ये जंगल हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इन जंगलों के अंदर वनस्पति का जो घनत्व है बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेशल एक वेजिटेशन हमें देखने के लिए मिलती है जिसका नाम है आपका सेल्वास। ठीक है, ये एक यहाँ की पर्टिकुलर स्पेशल वेजिटेशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लगभग यहाँ पे जो मिलने वाले वृक्ष है वो हार्डवुड होते हैं, कठोर वृक्ष होते हैं और पूरे साल हरे भरे रहते हैं, चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, खूब बड़े होते हैं। उनकी हाइट भी जो है उन वृक्षों की हमें काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है और पूरे साल उनके अंदर फूल खिलते हैं और बीज आते हैं। इस प्रकार के वनस्पति हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे मिलने वाली वनस्पति की वेजिटेशन के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, वनस्पति की लाक्षणिकताओं की बात करें, तो सबसे पहली लाक्षणिकता हमें देखने के लिए मिलती है ग्रेट वैरायटी ऑफ वेजिटेशन। वनस्पति के अंदर जो वैरायटी है, ठीक है, यानी कि वनस्पति के अगर हम प्रकार की बात करें तो बहुत सारे प्रकार की वनस्पति देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं, खास करके ट्रॉपिकल हार्डवुड जो उष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि मोहगनी हो गया, एबोनी हो गया, ग्रीन हार्ट हो गया, कैबिनेट वुड हो गया, डाई वुड्स हो गए, फिर आपके पाम ट्रीज हो गए, ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर यहाँ पे क्लाइंबिंग प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं। क्लाइंबिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? लताएं जो होती हैं, जो पेड़ों के ऊपर चढ़ जाती हैं, इन्हें लीनियाज भी बोलते हैं। ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे मिलने वाले वृक्षों की हाइट की अगर हम बात करें, काफी ज्यादा हाइट होती है। यहाँ पे करीब 100 फुट तक की हाइट तक के वृक्ष भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर लो हाइट वाले जो वृक्ष हैं, यानी कि जो नीचे नीचे जमीन के पास जो घास और लील वगैरह जो उगती हैं, उसके अंदर हमें बहुत सारे प्रकार के फर्न्स देखने के लिए मिलते हैं, ऑर्किड्स देखने के लिए मिलते हैं, ललांग्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी लाक्षणिकता ये है डिस्टिंक्ट लेयर अरेंजमेंट। जो वनस्पति है उसके अंदर अलग जो लेयर है, कहते हैं अलग स्तर है उसका अरेंजमेंट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यानी कि ये इस तरीके से लेयर है, यानी कि करीब 150 फीट तक के भी ऊंचे वृक्ष हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। फिर इंटरमीडिएट लेयर यानी कि 60 फीट के हाइट तक के वृक्ष भी यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। फिर लोअर लेयर जिसके अंदर की हमें घास है, ठीक है, या फर्न्स है, जमीन के पास एकदम लगे हुए जो है, ऐसे वृक्ष हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इसकी कहते हैं मल्टी लेयर्स जो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक जो देखने के लिए मिलता है। तीसरा आता है मल्टीपल स्पीसीज। यहाँ पे मिलने वाले वनस्पति की प्रजातियों की भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी प्रजाति के वृक्ष जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जिस वजह से इनका कमर्शियल एक्सप्लोरेशन की भी अगर हम बात करें, यानी कि अगर जो हम व्यापारिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो इसका काफी ज्यादा महत्व हमें देखने के लिए मिलता है और काफी एक्सपेंसिव होते हैं और इनकी जो वैल्यू है वो भी ज्यादा होती है, यानी कि इनको बेचने में भी अच्छी कीमत मिलती है। अगली लाक्षणिकता है फॉरेस्ट क्लियरिंग। इन क्षेत्रों के अंदर अगर हम देखें तो फॉरेस्ट क्लियरिंग हमें बहुत देखने के लिए मिलता है, यानी कि खास करके खेती के लिए। और यहाँ पे जो खेती की जा रही है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि स्थानांतरित खेती हमें देखने के लिए मिलती है, या फिर लंबरिंग या पेड़ों को काट के जो है लकड़ी को बेचने के लिए, ये मेजर एक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो फॉरेस्ट क्लियरिंग की भी एक्टिविटी हमें यहाँ पे काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे दरियाई किनारे वाले क्षेत्रों के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ब्रैकिश जो स्वैम्प्स हैं, यानी कि मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट है वो भी हमें यहाँ पे देखने के। मैंग्रोव के फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ये है आपके चेर के वृक्ष, ठीक है। दरियाई किनारे वाले भाग के अंदर आपको चेर के जो वृक्ष है वो देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यहाँ का लाइफ एंड डेवलपमेंट किस तरीके का है, यानी कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके के आपको देखने के लिए मिलते हैं। जनरली अगर हम बात करें यहाँ के पॉपुलेशन की, क्योंकि ये डेंसली फॉरेस्टेड है, यहाँ पे जंगलों का जो घनत्व है वो बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए इसकी जो पॉपुलेशन है वो हमें कम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे क्योंकि जंगलों का विस्तार ज्यादा है
इसलिए वस्ती की अगर हम बात करें तो काफी कम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और मोस्टली जो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो प्रिमिटिव लोग हमें ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि हंटर्स या कलेक्टर्स ज्यादा देखने के लिए, यानी कि यहाँ पे रहने वाले लोगों की आर्थिक क्रिया की अगर हम बात करें, बच्चों 10 मिनट बाद आना ना, 10 मिनट बाद आना। यहाँ पे हंटर्स या कलेक्टर्स यानी कि शिकार या फिर आपके भोजन को कलेक्ट करने की जो प्रवृत्ति है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, ये हमें मेजरली देखने के लिए मिलती है। अगर यहाँ पे कल्टीवेशन होता है, खेती होता है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि स्थानांतरित खेती हमें देखने के लिए मिलती है। स्थानांतरित खेती के अंदर क्या होता है, जंगलों को काट के, ठीक है, फिर वहां पे खेती की जाती है और जहां पे वो खेती करते हैं उस खेत को करीब 5 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं और फिर दूसरी जगह पे आगे मूव ऑन कर जाते हैं, वहां पे खेती करते हैं। ओवरऑल क्योंकि यहाँ पे संख्या जो है वनस्पति की ज्यादा संख्या है, वेजिटेशन की ज्यादा संख्या है, इस वजह से जंगलों के अंदर प्राणियों की संख्या भी हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की संख्या भी जो है हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हंटिंग जो है, शिकार की जो प्रवृत्ति है, शिकार हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर हम यहाँ पे खेती के अंदर अगर हम बात करें, तो खेती में मुख्यतः कौन सी पाक यहाँ पे उगाई जा रही है, खास करके टेपियोका, याम्स, मेज, बनाना, फिर आपके ग्राउंडनट जो है, इसकी खेती हमें ज्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। मेजर जब यहाँ पे यूरोपियंस जब आए थे, यूरोपियंस के आने के बाद यहाँ पे खेती का जो विकास है हमें देखने के लिए मिला। खास करके यूरोपियंस से आने के बाद यहाँ पे प्लांटेशन जो है, ठीक है, प्लांटेशन के अंदर क्या होता है, पेड़, फल देने वाले जो पेड़ हैं उनको उगाया जाता है, जो कि आपको जावा, सुमात्रा, मलेशिया, वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया या सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका वाले जो क्षेत्र है वहां पे देखने के लिए मिलता है। और मुख्यतः नेचुरल रबर जो है, कुदरती रबर जो है, इसका प्लांटेशन हमें काफी ज्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसे हीवर्स ब्रेसिलिनियस भी बोला जाता है। सबसे पहले जो यहाँ पे रबर की डिस्कवरी की गई थी, सबसे पहले जो रबर की खोज की गई थी, वो पैरा रबर की खोज की गई थी, जो कि अमेज़न के अंदर मिलता है। तो अभी भी अगर हम बात करें विश्व के अंदर सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन की अगर हम बात करें, तो इस क्षेत्र के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे और सबसे ज्यादा जो रबर का एक्सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है, नेचुरल रबर को, कुदरती रबर को जो बेचने का भी जो कार्य है, वो हमें इन देशों से, ये जो हॉट वेट इक्वेटोरियल रीजन है, यानी कि गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, वहां से देखने के लिए मिलता है। और खास करके मलेशिया, इंडोनेशिया जो है, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स है, सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर इसका उत्पादन कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें मलेशिया और इंडोनेशिया की, तो विश्व का जितना उत्पादन हो रहा है रबर का, उसका 1/3 1/3 प्रोडक्शन हमें यहाँ से देखने के लिए मिलता है। हालांकि कई बारी कुछ ऐसे डिजीजेस, बीमारियां आ जाते हैं इनके अंदर, जिस वजह से इनकी जो प्रोडक्शन है, इसका उत्पादन जो है वो हमें कम भी देखने के लिए मिलता है। दूसरा जो ट्रॉपिकल क्रॉप है, उष्णकटिबंधीय पाक की अगर हम बात करें, तो हमें कोको देखने के लिए मिलती है। कोको एक्सटेंसिवली वेस्ट अफ्रीका के अंदर, यानी कि पश्चिमी अफ्रीका के अंदर इसका कल्टीवेशन, इसकी खेती हमें देखने के लिए मिलती है। ये गल्फ ऑफ गिनिया जो है, यानी कि गिनिया का जो आघात वाला क्षेत्र है, ये गिनिया किधर है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये है गिनिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्यतः इसकी खेती गल्फ ऑफ गिनिया के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। दो मेजर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं कोको के, घाना और नाइजीरिया कंट्री जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। ये जो क्रॉप है, इसकी डिमांड भी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा हमें देखने के लिए मिलती है। मोस्टली क्रॉप लीव्स यहाँ पे हम देखें तो वेस्ट अफ्रीका ऑफ यूरोप या नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। कोको का किसमें यूज होता है, चॉकलेट इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होता है। जो भी आपके चॉकलेट्स हैं उसमें आप मेजर जो देखते हो वो कोको होता है, तो इसका यहाँ पे हमें उत्पादन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑयल पाम है, इसकी भी खेती हमें देखने के लिए मिलती है इस एरिया के अंदर। उसके अलावा शुगर है, यानी कि शेरडी की, गन्ने की खेती हमें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा टी है, चाय पत्ती है, कॉफी है, उसके अलावा टोबैको है, स्पाइसेस है, बहुत सारे प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, फिर आपके सिनेमम है,
सिनेमम होता है आपके दालचीनी, या जिसको अफ्ताबज बोलते हैं गुजराती के अंदर। केले हैं, बनानाज हैं, पाइनएप्पल्स हैं, ठीक है, सागो है। इसकी मुख्य जो खेती है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। मेजर फैक्टर्स क्या है जो कि अफेक्ट कर रहे हैं इसके डेवलपमेंट को? मुख्य से कारक क्या है जो यहाँ के विकास को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला है इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हेल्थ। जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, आपको सबसे पहले जब मैं ईयर्स के क्लाइमेट के बारे में बता रही थी, आबो हवा के बारे में बता रही थी, तो आपको बताया था कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, भेज की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो क्यों भेज की मात्रा ज्यादा होती है? क्योंकि एक्सटेंसिव हीट है, यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा भेज जहाँ पर होता है वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनको आलस ज्यादा आता है, ठीक है। और उनके अंदर अगर हम शक्ति की बात करें, काम करने की एनर्जी जो है काफी कम होती है। वहीं पे अगर हम ठंडे इलाके के लोगों को अगर हम देखें तो वहां पे लोगों का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है और उन लोगों को आलस कम आता है। इसीलिए ये सिर्फ दरियाई किनारे वाले कोस्टल एरियाज या मॉनसून वाले जो रीजन्स हैं वहां पे, या फिर ये हॉट वेट इक्वेटोरियल जो रीजन्स हैं, यानी कि गर्म आर्द्र भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, ये ही ऐसे पर्टिकुलर क्षेत्र है जहाँ पे एक ट्रेंड है दोपहर के टाइम में खाना खा के सोने का, ठीक है। आप अगर टेम्परेट रीजन के अंदर जाएं, अगर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जाएं या पोलर रीजन्स के अंदर अगर जाएं, ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर जाएं, तो वहां पर रात दोपहर के टाइम पे सोने का ट्रेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां के अंदर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा नहीं है, वातावरण के अंदर भेज की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं है कि दोपहर में उन लोगों को सोना पड़े। इसके अलावा यहाँ पे सनस्ट्रोक हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। गर्मी बहुत ज्यादा होती है, सनस्ट्रोक यानी कि लू लग जाना जो है, ये भी एक यहाँ पे समस्या देखने के लिए मिलती है, एक हेल्थ प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा हवा के अंदर भेज की मात्रा जहाँ पे ज्यादा होती है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जिन रीजन्स के अंदर ज्यादा होती है, वहाँ पे मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मॉस्किटोज बहुत ज्यादा होते हैं। मच्छर बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू जैसी जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इन ट्रॉपिकल एरियाज में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इन समस्याओं से, इन बीमारियों से जो है वो मुक्त किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेवलेंस ऑफ बैक्टीरिया या इंसेक्ट पेस्ट बहुत देखने के लिए मिलता है। जिस क्षेत्र के अंदर हवा के अंदर भेज की मात्रा भी ज्यादा होगी, वहां पे कीटाणु और आपके जो पौधे या पौधों के अंदर जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये भी एक काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। इस वजह से यहाँ पे जो मिलने वाली पाक है, यहाँ पे जो भी कल्टीवेशन किया जाता है, खेती जो की जाती है, उसके अंदर बीमारियां बहुत ज्यादा लगती हैं, जिसकी वजह से रासायनिक खातरों का या इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरा आता है इसके अंदर जंगल हिंडर्स द डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस। क्योंकि यहाँ पे वनों का विस्तार बहुत ज्यादा है, इसलिए विकास हमें काफी कम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे घास बहुत बड़ी बड़ी देखने के लिए मिलती है, जिसे ललांग बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी हमें यहाँ पे कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। चौथा है रैपिड डिटेरियोरेशन ऑफ द ट्रॉपिकल सॉइल। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होने की वजह से जो जमीन की मिट्टी के जो ऊपरी परत है वो पानी के साथ बह करके चली जाती है, और पानी के साथ बह करके जाने की वजह से मिट्टी के अंदर जो फलरूपता होती है, ठीक है, मिट्टी के अंदर जो फर्टिलिटी हमें देखने के लिए मिलती है वो पानी के साथ बह करके निकल जाती है। इस वजह से यहाँ पे मिट्टी की अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो हमें कम देखने के लिए मिलता है। तो मेजर ये कुछ प्रॉब्लम है जो कि इसके अंदर हिंड्रेंस हमें देखने के लिए मिलती है यहाँ पे। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, यहाँ पे लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी हमें काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है, यानी कि पशुओं को भी ये लोग पालते हैं, जिसमें खास करके यहाँ पे ग्रास उगाई जाती है, जिसे बोलते हैं टेस्टी फ्लाइज या मनागा। ये भी सॉरी, यहाँ पे घास उगाई जाती है जो कि इतनी कहते पशुओं को खिलाने के लिए अच्छी होती है, न्यूट्रिशियस होती है। और यहाँ पे बीमारियों के अंदर अगर हम बात करें, टेस्टीज फ्लाइज और मनागा जैसी कुछ डिजीजेस जो है बीमारियां में देखने को मिलती है। ये चैप्टर यहीं पे हम एंड करते हैं।
थैंक यू स्टूडेंट्स। और आप लोग अपने रोल नंबर कमेंट चैट बॉक्स में कमेंट करते रहें और कोई भी अगर डाउट्स हो तो वो भी कमेंट करते रहें। थैंक यू।